नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सियाराम इंस्टीट्यूट पर। आज हम क्लास 12 में NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो बच्चों है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कैसे ग्राफ और उनके डोमेन और रेंज निकलते हैं। साथ के साथ हम ये समझेंगे कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या इन्वर्स फंक्शन कहलाता है या नहीं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन कहा जाता है और किन फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन नहीं कहा जाता है। तो हम लोगों ने कहा बच्चों कि अगर हमें ये जानना है कि कौन कौन से फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि आखिर किन फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चों इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, तो हमने कहा any function is said to be an inverse function, said to be an inverse function if a function is bijective। क्या हो बच्चों? वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव वर्ड का मतलब 1 ऑन टू फंक्शन हो बच्चों, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है। ध्यान रहेगा बच्चों। अब सर समझ में ये आया कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन तब कहा जाएगा जब वो फंक्शन बच्चों अपने आप में 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जो फंक्शन 1 और ऑन टू होता है उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो क्या सर हमारे चैप्टर का नाम जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या बाइजेक्टिव होता है और नहीं भी होता है? हमें तो देखना पड़ेगा। तो बच्चों 1 फंक्शन को पहले समझ लेते हैं। 1 फंक्शन क्या होता है? 1 फंक्शन का मतलब होता है कि बच्चों के एक एलिमेंट की एक इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, दैट इज द 1 फंक्शन। जब 1 हो जाएगा तो ऑन टू चेक करेंगे। पहले हम लोग चेक करते हैं फंक्शन 1 होता है या फिर नहीं होता है। तो बच्चों इन्वर्स की पहले हम बातें बाद में करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग बात करते हैं। बच्चों क्लास 11th और 10th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है बच्चों sin x, दूसरा होता है बच्चों cos x, तीसरा होता है बच्चों tan x, और बच्चों इसी तरीके से sin x का अपोजिट होता है बच्चों cosec x, cos का अपोजिट होता है बच्चों sec x, और tan x का अपोजिट होता है बच्चों cot x। सही है बच्चों? हाँ है ना? तो क्या ये सभी के सभी फंक्शन जो हमने लिख रखे हैं sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और cot x, क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं? और अगर है तो इसका मतलब इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर नहीं है तो कैसे होगा? तभी तो हमारे चैप्टर का नाम पड़ा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चों आइए देखते हैं। हमने कहा कि हम लोग इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट सपोज कीजिए कि हमने एग्जांपल लिया बच्चों sin x। ठीक है बच्चों, हम लोगों को चेक करना है क्या ये फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मीन्स ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बच्चों इसके लिए हम लोग इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक हम वैल्यू पुट करके समझ सकते हैं, और दूसरा हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर बच्चों हम वैल्यू की बात करें तो हम लोगों ने देखा है और हम जानते भी हैं कि sin 0, बच्चों sin 0 की वैल्यू होती है 0। साइन की और भी बहुत सारी वैल्यू है जहाँ पे साइन हमें 0 देता है। जैसे बच्चों sin पाई की वैल्यू भी बच्चों क्या होती है 0। बच्चों sin 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 0। बच्चों sin 3 पाई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 0। तो अब बच्चों एक चीज़ देख रहे हो, इस बात को नोटिस कर रहे हो कि हमने 0 रखा तभी भी 0 आ रहा है, हम पाई रख रहे हैं तभी भी पाई आ रहा है, हम 2 पाई रख रहे हैं तभी भी 0 ही आ रहा है, हम 3 पाई रख रहे हैं तभी भी 0 ही आ रहा है। यानी मैं जिन वैल्यूज़ को यहाँ पे अभी रखता जा रहा हूँ उन सभी वैल्यू पे मेरा साइन बार बार क्या दे रहा है बच्चों 0 रख रहा है। अगर हम इसे मैपिंग मेथड के थ्रू समझेंगे, यानी मैपिंग के थ्रू समझे बच्चों, तो यहाँ पे रखिए 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे रखा
हमने 3 पाई, और इधर बच्चों क्या आया सिर्फ 0, 0 पे आंसर भी 0 आया, पाई पे 0 आया, 2 पाई पे भी 0 आया, और 3 पाई पे बच्चों क्या आया 0। जबकि 1 1 फंक्शन तो ये कहता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, और हमने देखा कि यहाँ पर मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज है, यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, ये बच्चों क्या हो गया मैनी 1 फंक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों मैनी 1 फंक्शन हो गया। और जो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ वो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, यानी हमने देखा कि हमारा sin x का जो फंक्शन है वो 1 1 है ही नहीं। इसी तरीके से बच्चों अगर हम cos x की बात करें तो ये cos x को भी देख लेते हैं बच्चों। cos x हमने cos रखा बच्चों 90, cos 90 की वैल्यू बच्चों का आंसर क्या मिला हमें 0, यानी cos के ऐसी बहुत सारी वैल्यू है जहां पर आंसर हमें क्या मिलने वाला है 0। cos 3 पाई बाई 2 बच्चों cos 3 पाई बाई 2 रखा तभी भी हमें आंसर क्या मिला 0। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं cos 5 पाई बाई 2 भी रख रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है बच्चों 0। यानी देख रहे हैं बच्चों एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे हमारा cos का आंसर क्या आ रहा है सेम। अगर बच्चों हम इसी बात को मैपिंग से समझने की कोशिश करें तो हमें फिर से हमारा आंसर कुछ ऐसी तरीके से देखने को मिलेगा। कैसा अभी बताता हूँ आपको। देखिए तो ज़रा बच्चों मैपिंग के थ्रू अगर हम देखें मैपिंग के थ्रू इसको, तो मैपिंग के थ्रू देखने से हमें पता चल रहा है कि सर आपने रखा है पहले पाई बाई 2, पहले रखा है सर आपने पाई बाई 2, फिर रखा है आपने सर 3 पाई बाई 2, फिर रखा है सर आपने 5 पाई बाई 2, और सर आपके इन सभी पे वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है सर सिर्फ और सिर्फ 0 आ रही है। पाई बाई 2 पे भी 0 आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पे भी 0 आ रहा है, 5 पाई बाई 2 पे भी 0 आ रहा है। यानी इससे भी हमें बात समझ में आई कि ये फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 1 1 तो ये कहता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, और यहाँ देखने से पता चला है कि 3 एलिमेंट और इससे और भी ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन उन सभी पे आंसर क्या आ रहा है बच्चों 0। यानी अगेन हमारा cos x का फंक्शन भी बच्चों क्या बन गया मैनी 1 फंक्शन बन गया। क्या बन गया बच्चों मैनी 1। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसका बाइजेक्टिव नहीं होता, और जब बाइजेक्टिव नहीं होता हम कह सकते हैं बच्चों उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों हमें एक बात समझ में आ रही है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, माफ़ कीजिएगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बच्चों sin x cos x tan x cosec x sec x और बच्चों cot x, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बच्चों इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आई बात बच्चों समझ में। तो आखिर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम इनको देखें कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। बच्चों आप लोगों ने देखा है कि हमने इसे मैपिंग के थ्रू समझा, इसी बात को बच्चों हम एक बार और ग्राफ के थ्रू समझते हैं। आइए बच्चों देखेंगे sin x, मैं एक बार आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ और देखते हैं कि उस ग्राफ के थ्रू क्या हम इस बात को समझ पाते हैं या फिर नहीं। चलिए बच्चों मेरे साथ देखिएगा आप बोर्ड के ऊपर, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों हम बात करें sin x की, तो हमने बनाया ग्राफ sin x का। हमने sin x का बच्चों ग्राफ बना रहे हैं और हमने ये अपनी एक्सिस खींची x डैश x, ये बच्चों y और ये y डैश। बच्चों sin x का ग्राफ आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर सीखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको sin x के डोमेन और रेंज पता होंगे। मैं लिख भी देता हूँ बच्चों, sin x का जो डोमेन होता है बच्चों ऑल रियल नंबर होता है, और जो इसकी रेंज होती है बच्चों वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है, ठीक है बच्चों। डोमेन x एक्सिस के ऊपर लिखा आता है, रेंज को y एक्सिस के ऊपर लिखा जाता है। डोमेन को x एक्सिस के ऊपर, रेंज को y एक्सिस के ऊपर। तो देखते हैं बच्चों, अगर हम डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर है हमारे। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आप मेरे साथ यहाँ पर लिखेंगे पाई, फिर बच्चों आता है आपका 2 पाई, फिर आता है बच्चों आपका 3 पाई, ठीक है। और यहाँ पर आता है बच्चों 0, फिर इधर से ही बच्चों -पाई, फिर माइनस में 2 पाई, और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो माइनस में 3 पाई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों फिर लिखना आपको पाई बाई 2, फिर लिखना आपको 3 पाई बाई 2, फिर आता है बच्चों 5 पाई बाई 2, और बच्चों ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। ऐसे इधर -पाई बाई 2, इधर माइनस में 3 पाई बाई 2,
फिर बच्चों माइनस में 5π/2 और ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हमने 1 और यहाँ पर लिखा बच्चों हमने -1, क्योंकि हमारी रेंज -1 to 1 के बीच में लाई कर रही है। बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो हम, और साइन पाई की वैल्यू 0, 2π 0, 3π 0, साइन -π 0, साइन -2π 0, साइन -3π 0। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे बच्चों 1 होता है, तो हम 1 पे ले गए। पाई पे क्या होता है 0, तो हम 0 पे ले आए। बच्चों साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हम -1 पे लाए। बच्चों साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हम इस पे लाए। बच्चों साइन 5π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम 1 पे ले गए। फिर साइन 3π पे वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 पे लाए। इधर भी देखते हैं बच्चों, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1, तो हम -1 पे लाए। साइन पाई की वैल्यू 0, तो हम लोग 0 पे आए। साइन -3π/2 की बच्चों वैल्यू 1, तो हम लोग 1 पे लाए। साइन -2π की वैल्यू 0, और ये प्रोसेस बच्चों ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे ग्राफ के थ्रू हम ये प्रूफ कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कि हमारा जो साइन एक्स का फंक्शन है वो आपका इन्वर्स फंक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, यानी बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। बच्चों इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर अगर आप लोगों ने रिलेशन चैप्टर और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर हम लोग बच्चों अपने ग्राफ को बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, तो हम लोग उसके थ्रू समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि किसी भी ग्राफ को आप ड्रॉ करो और उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है और वो लाइन उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर, यानी मोर देन 2 पॉइंट्स पर या 2 and 2 मोर देन 2 पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करता है, तो वो फंक्शन 1 नहीं होता, वो मैनी 1 हो जाता है। क्या कहा बच्चों मैंने कहा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों। अब हमने ड्रॉ करने से हमने देखा कि एक बार इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट करा और एक बार इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। यहाँ पर इंटरसेक्ट करा तो इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों हमने x1। यहाँ पर इंटरसेक्ट करा तो बच्चों हमने इसको नाम दे दिया x2। अब बच्चों x1 और x2 पे मेरा फंक्शन क्या है बच्चों? x1 के लिए आंसर आया fx1 और x2 के लिए बच्चों आया fx2। बच्चों x1 और x2, fx1 और fx2 तो एक ही है। तो मुझे समझ में आया कि सर आप क्या कहना चाहते हो कि अलग अलग फंक्शन, यानी एक बार रखा आपने x1 और एक बार रखा आपने x2, और f1 और x1 और x2 रखने पर आपका फंक्शन सिर्फ आ रहा है fx। क्यों? क्योंकि बच्चों fx1 और fx2 एक दूसरे के क्या है बच्चों? इक्वल हैं। क्या हैं? इक्वल हैं। तो x के दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 फंक्शन होता है एक एलिमेंट की एक इमेज, और यहाँ पे तो 2 एलिमेंट की एक इमेज है, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों? मैनी 1। तो अब हमें ये बात समझ में आई कि ये भी फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन है। क्या है बच्चों? मैनी 1। इसका मतलब इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात समझ में आ रही है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करें कि इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाए, यानी ये फंक्शन 1 1 बन जाए। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा ख्याल आया, हमारे मैथमेटिशियन ने ऐसा सोचा, मेरे दिमाग में नहीं आया, मैथमेटिशियन के दिमाग में आया। क्या सोचा उन्होंने? अगर किसी तरीके से इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने 2 पॉइंट्स पर कट ना कर कर, इंटरसेक्ट ना कर कर, किसी एक पॉइंट पे करा होता तो एक एलिमेंट की एक वैल्यू आती, और एक एलिमेंट की एक इमेज, यानी फंक्शन क्या बन जाता बताओ? 1 1 बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? 1 1। तो हमने क्या करा? हमने इस ग्राफ के रिस्ट्रिक्शन लगा दी। बच्चों कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई? ये हमारा 90 था, 90 पे हमारी वैल्यू क्या है बच्चों? 1। और ये क्या है बच्चों? हमारा -90, यानी माइनस में π/2। इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? 1। हमने इसके ड्रॉ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी बच्चों? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये कर दी, और इसके भी पैरेलल हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। अब देखने से क्या पता चला कि बच्चों यहाँ से हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर छोटा कर दें तो कुछ हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसा। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसा। अब मेरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करा है। ठीक है बच्चों,
तो इसका मतलब क्या मैंने ग्राफ को मिटा दिया, या आगे ग्राफ नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। मेरे ग्राफ मिटाने का यानी इरेज करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं ऐसे काम करूं। मेरे कहने का मतलब था कि बच्चों हम लोगों ने उसकी डोमेन के ऊपर बाउंडेशन लगा दी है, हमने उसकी डोमेन के ऊपर लिमिट लगा दी है, हमने उसकी डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। क्योंकि डोमेन के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो वो फंक्शन 1 1 हो गया, और 1 1 होते ही वो फंक्शन अब क्या बन जाएगा? बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो हमें एक बात समझ में आई कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर बाइजेक्टिव फंक्शन यानी इन्वर्स फंक्शन बनना है तो हमें उसके डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, यानी उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। अगर हम लोगों ने ये बात समझ में आ गई है तो अब देखते हैं आगे कि आखिर किस तरीके से हम लोगों ने अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे ताकि वो क्या बन जाए बच्चों? 1 1 बन जाए, यानी वो इसका बाइजेक्टिव बन जाए। आइए सबसे पहले बच्चों आप मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को देखिए। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं शॉर्ट में टीएफ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? टीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उसके बच्चों हम लोग लिखेंगे डोमेन, और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे उसके रेंज। ठीक है बच्चों, सबसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बच्चों साइन एक्स। साइन एक्स के बच्चों डोमेन होती है रियल नंबर। क्या होती है बच्चों? रियल नंबर। रेंज होती है -1 से 1, क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है बच्चों हमारा कॉस एक्स। क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। कॉस एक्स के डोमेन होती है बच्चों रियल नंबर। इसकी रेंज भी सर -1 to 1, बिल्कुल सेम बच्चों। टेन एक्स बच्चों, टेन एक्स पे बच्चों ध्यान दीजिएगा। टेन एक्स बच्चों, टेन एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या होता है बच्चों? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और बच्चों जैसे हमने देखा कि टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स जो होता है बच्चों हमारा वो 0 हो सकता है क्या? हाँ सर। कॉस एक्स 0 हो सकता है क्या? हाँ सर। बच्चों ऊपर अगर 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 नीचे आते ही हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। तो cos x इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, तो हमें इसको इससे बचाना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि सर cos x को आप 0 नहीं करना चाहते ना? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो बता दो आप cos x 0 कहाँ होता है? हमने कहा कि cos x के पहले ये पता करो वैल्यू जहाँ पर वो 0 0 होता। तो हमने कहा जब एंगल बिलोंग करता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इन सभी पे हमारा cos x क्या होता है बच्चों? 0। और यहाँ पर हमारा जो n होता है वो z से बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर से बिलोंग करता है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इन सभी इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दूँ, बाहर कर दूँ, तो मेरा cos x कभी 0 नहीं होगा। तो हमने क्या करा बच्चों? हमने रियल नंबर में से ये सारी की सारी वैल्यू को क्या कर दी बच्चों? एक्सक्लूड कर दी, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसको हमने क्या कर दिया बच्चों? एक्सक्लूड कर दिया। और इसकी बात करें बच्चों रेंज की, तो ये क्या होता है? रियल नंबर। अब ये कभी बच्चों 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रहेगा बच्चों आपको ये। ऐसे ही बच्चों बात करते हैं हम लोग कॉट एक्स की। कॉट एक्स क्या होता है बच्चों? कॉट एक्स क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे बच्चों। कॉट एक्स होता है हमारा cos x अपॉन साइन एक्स। अब बच्चों इसके अंदर देखने से पता चला है कि साइन एक्स नीचे आ रहा है, यानी ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बच्चों 0 से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि सर पता कर लो 0 कहाँ पे होता है। तो मैंने कहा कि सर साइन एक्स 0 वहाँ पर होता है जहाँ पर x हमारा बिलोंग होता है n पाई से, और n यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इन सभी वैल्यू को हम अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। तो हमने कहा रियल नंबर में से माइनस कर दो n पाई, और ये कभी उस पर 0 नहीं होगा, क्योंकि वो सारी वैल्यू जिस पे 0 होता है वो बाहर कर दी। अब बच्चों इसकी रेंज की बात करें तो रियल नंबर। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। और मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है ये सारी वैल्यू जहाँ पे cos 0 होता है और यहाँ पे sin 0 होता है। बहुत ही आसान बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों sec x की। किसकी बात करते हैं बच्चों? हम sec x की। sec x को क्या लिखते हैं बच्चों? 1 अपॉन cos x। क्या लिखते हैं? cos x। और अभी पढ़ा cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों? रियल नंबर में से माइनस कर देंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
2, ताकि हमारा ये फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो। और बच्चों बात करें इसके रेंज की, तो -∞ to -1 क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी के आगे ओपन इंटरवल, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सही है बच्चों। और बच्चों इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर रेंज को हम लोग रियल नंबर -1 to 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक बच्चा है बच्चों, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ बच्चों। हमारा अगला है cos x। कौन सा फंक्शन है बच्चों? cos x। तो cos x की बच्चों हमें लिखनी है डोमेन, और हमें लिखनी है बच्चों रेंज। क्या लिखनी है बच्चों? डोमेन और रेंज। तो क्या होती है बच्चों cos x की डोमेन और रेंज? तो हम कहते हैं बच्चों cos x की जो डोमेन होती है वो क्या होती है बच्चों? डोमेन 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 क्या होती है बच्चों? तो हमने कहा cos x को कैसे लिख सकते हैं? 1/sin x। और sin x बच्चों कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो हमने कहा सर रियल नंबर में से ना वो सारी वैल्यू माइनस कर दो जहाँ पे हमारा साइन क्या होता है? 0। और रेंज क्या होती है बच्चों? सिमिलरली बच्चों sec x -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। और इस बात को हम लोग और किस तरीके से लिखते हैं बच्चों? रियल नंबर -1 to 1। ठीक है बच्चों। आप लोग ध्यान रखिए कि बच्चों यहाँ पे भी cos x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये है बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज को हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, आप लोगों को पहले से ही ये पता होगा बच्चों। इसी के बिहाफ पर अब हम लोग अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज को देखने वाले हैं, और उनके एक एक करके उनके ग्राफ के बारे में भी अब समझते रहेंगे। आइए बच्चों, अब बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ITF। क्या लिखेंगे बच्चों? ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे बच्चों उनका डोमेन, और यहाँ पे बच्चों उनकी रेंज। ठीक है बच्चों। सबसे पहला बच्चों हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है बच्चों? साइन इनवर्स x। कैसे लिखते हैं बच्चों? साइन इनवर्स x। इनवर्स बताओ, साइन की पावर -1 है बच्चों। ठीक है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है बच्चों? ये होती है बच्चों -1 to 1 क्लोज इंटरवल, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। रेंज क्या होती है बच्चों? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। साइन इनवर्स x के डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 से π/2। सिमिलरली बच्चों cos x की डोमेन क्या होते हैं बच्चों? -1 to 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। cos x डोमेन -1 to 1, रेंज 0 to π। अगला है बच्चों हमारा tan x। tan x की डोमेन होती है बच्चों रियल नंबर। tan x की डोमेन होती है बच्चों रियल नंबर। और tan x की रेंज क्या होती है बच्चों? ये बच्चों सिमिलर होता है किसकी तरह? सॉरी बच्चों, tan इनवर्स x है ये, माफ़ कीजिएगा। tan इनवर्स x बिल्कुल होता है बच्चों सिमिलरली साइन इनवर्स x की तरह, यानी जो इसकी रेंज होती है वही इसकी रेंज होती है, बस ओपन इंटरवल आ जाता है बच्चों। इंटरवल का फर्क होता है। साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल होता है, tan इनवर्स में ओपन इंटरवल होता है। अगला है बच्चों हमारा cot इनवर्स x। cot इनवर्स x बच्चों बिल्कुल सिमिलरली होता है हमारा cos इनवर्स x की तरह। रेंज इसकी डोमेन होती है बच्चों रियल नंबर, और इसकी होती है बच्चों रेंज 0 to π, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों ओपन इंटरवल। अगला है बच्चों हमारा sec इनवर्स x। बच्चों sec इनवर्स x cos इनवर्स x का, sec इनवर्स x cos इनवर्स x का बच्चों क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है। तो बच्चों इसकी रेंज की डोमेन की बात करें तो रियल नंबर माइनस में -1 to 1 होता है। अभी बताया बच्चों हम लोगों ने थोड़ी देर पहला
पढ़ा है हम लोगों ने इसको। और बात करें बच्चों इसकी रेंज की, तो रेंज होता है बच्चों ये सिमिलरली किसकी तरह होगा बच्चों, सिमिलरली होगा बच्चों ये 0 to पाई यानी cos इनवर्स x, लेकिन सेक 0 ना हो यानी नॉट डिफाइन ना हो, इसलिए हम सेक की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। यानी सेक 90 पे क्या होता है बच्चों, ये 0 हो जाता है, तो हमने 90 को इसमें से क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया। सिमिलरली अगला है बच्चों हमारा cosec इनवर्स x, डोमेन रियल नंबर -1 to 1। अब ये किसका रिवर्स होता है, तो सर साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स क्या होता है सर, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, लेकिन सर ये नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए इसको 0 को बाहर कर दो, तो इसमें से क्या माइनस कर दिया जाता है बच्चों, 0। आई बात बच्चों समझ में आपको। और एक बात और बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है बच्चों, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई बात समझ में बच्चों आपको। अब बच्चों हम बात करते हैं एक एक करके इनवर्स फंक्शंस की ग्राफ की। कैसे सर, तो बच्चों हमें उसके लिए हमें इनकी डोमेन और रेंज की हेल्प चाहिए, इसलिए आपको डोमेन और रेंज आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इसके भी यहाँ पर पेपर में आपके MCQs अजशन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं के भी यहाँ पर हम इसके अब ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक एक करके बच्चों हम सभी के ग्राफ को समझेंगे। सबसे पहला बच्चों हम ग्राफ समझते हैं अपना, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। आइए बच्चों, बच्चों ये हमारा x डैश, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा बच्चों y डैश। ठीक है बच्चों। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि डोमेन को x एक्सिस के ऊपर लेते हैं, रेंज को y एक्सिस के ऊपर लेते हैं। डोमेन को x एक्सिस के ऊपर, रेंज को y एक्सिस के ऊपर। डोमेन को x एक्सिस, रेंज को y एक्सिस। तो हमारी डोमेन क्या है बच्चों, -1 to 1। ठीक है बच्चों। और हमारी रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π। तो बच्चों यहाँ पर π/2 और यहाँ पर है -π/2। ठीक है बच्चों। बच्चों साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। साइन -90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो हमने देखा इसका ग्राफ कैसा बना बच्चों, कुछ इस तरीके से। वेरी इजी, बहुत ही आसान। ठीक है बच्चों। और ये होगी हमारी ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बहुत ही इजी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स की तरफ। आइए बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स समझिएगा बच्चों आराम से, बहुत ही आराम से समझेंगे हम इसको बच्चों। एक्स डैश, एक्स, वाई और ये बच्चों हमारा वाई डैश। बच्चों डोमेन को एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है, रेंज को वाई एक्सिस के ऊपर लेना है। ठीक है बच्चों। आइए, हमारी डोमेन है -1 to 1, -1 to 1। हमारे रेंज है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 to पाई। बच्चों यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पर हमारा पाई। ठीक है बच्चों। बच्चों 0 और पाई में हमें बहुत सारी वैल्यू पता है, हम एक ले लेते हैं π/2। ठीक है बच्चों। बच्चों cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। cos पाई की वैल्यू होती है बच्चों -1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। मैं लिख देता हूँ बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू बच्चों -1। ठीक है। चलिए बच्चों, हमने देखा कि इसका ग्राफ कुछ कैसा बना बच्चों, इस तरीके का। बहुत ही आराम से, थोड़ा सा स्लो बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और ये बनाते हमने अपना ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ही आसान बच्चों।
नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। समझिएगा बच्चों, बहुत ही आराम से समझेंगे बच्चों। ये बच्चों x डैश, ये हमारा x, ये बच्चों y और ये हमारा बच्चों y डैश। ठीक है बच्चों, समझते हैं बच्चों। इसके डोमेन है ऑल रियल नंबर, हम जो चाहें, जो नंबर चाहें, जैसा नंबर चाहें वैसा नंबर ले सकते हैं। बट इसके बच्चों रेंज है -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल। तो बच्चों सबसे पहले रेंज को y एक्सिस पे, डोमेन को x एक्सिस पे, π/2 और ये है बच्चों माइनस में π/2। ठीक है बच्चों। बच्चों ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल को यानी -π/2 और π/2 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग डॉटेड लाइन का शो करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि हमने ये वैल्यू को इंक्लूड नहीं करा हुआ है। ठीक है बच्चों, कर दिया बच्चों, यानी π/2 और -π/2 की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करा गया है। अब हमें लेना है रियल नंबर। बच्चों अपने मन से यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे लिखा हमने 2, ऐसे बच्चों इधर -1 और इधर बच्चों -2। बच्चों tan 0, अगर बच्चों हम tan 0 की बात करें तो बच्चों tan 0 0 होता है सर। बच्चों tan 1 की वैल्यू क्या होती है सर? tan π/4 पे ना 1 होता है। π/4 पे कितना होता है बच्चों? 1। तो π/4 पे बच्चों क्या आया? 1। ठीक है बच्चों। और बच्चों जैसे जैसे हमारा 10 π/2 की तरफ क्या करेगा? रिच करेगा। जैसे जैसे हमारा 10 π/2 की तरफ जाएगा वैसे वैसे हमें 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इन्फिनिटी होती है। कैसे इन्फिनिटी सर? पॉजिटिव इन्फिनिटी। सर tan 0 0 होता है, सर tan π/4 1 होता है, बिल्कुल। सर tan π/2, तो बच्चों tan π/2 आते ही इन्फिनिटी आएगी, लेकिन कैसे आएगी बच्चों? पॉजिटिव। tan -π/2, तो बच्चों tan -π/2 की इन्फिनिटी होती है लेकिन नेगेटिव में। तो हमें बात समझ में आई कि जैसे जैसे मैं 0 से ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ और 90 के करीब जाता जा रहा हूँ, मेरी जो tan x की वैल्यू है यानी tan इनवर्स x की वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है बच्चों किसकी तरफ? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे जैसे मैं 0 से बच्चों नीचे आता जा रहा हूँ, जैसे मैंने रखा -π/4 तो मुझे आंसर मिला -1। और जैसे मैं और ज़्यादा नीचे आता जा रहा हूँ 90 के करीब, तो मुझे आंसर मिलेगा -इन्फिनिटी। तो बच्चों इससे ग्राफ समझ में आया कि कैसा ग्राफ बन रहा है बच्चों? कुछ इस तरीके का बच्चों। आई बच्चों बात समझ में? थोड़ा सा बच्चों स्लोप थोड़ा इसका टेढ़ा हो गया। आप लोग प्लीज़ अपने रजिस्टर पे सही से बनाइएगा। अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए बच्चों इसको इस तरीके से बनेंगे। इसको बच्चों थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा सा इस तरीके से, बस। ठीक है बच्चों। tan -π/4 की वैल्यू -1 होती है और tan π/4 की वैल्यू बच्चों +1 होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा ये। ठीक है, आई बात समझ है बच्चों आपको? बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। चलते हैं बच्चों अगले ग्राफ की तरफ। हमारा अगला ग्राफ है बच्चों cot इनवर्स x। आइए बच्चों हम समझते हैं हमें अपने अगले ग्राफ को, जो है cot इनवर्स x। बच्चों ये हमारा x डैश, ये हमारा x, ये हमारा बच्चों y और यहाँ आया बच्चों हमारा y डैश। x एक्सिस पे डोमेन, y एक्सिस पे रेंज। बच्चों रेंज है 0 to π। बच्चों ये हमारा 0 और यहाँ पर आया बच्चों हमारा π। ध्यान रखिए बच्चों ओपन इंटरवल है यानी π की वैल्यू को एक्सक्लूड करा गया है। कर दिया बच्चों हमने इसको एक्सक्लूड। 0 को भी एक्सक्लूड करा गया। तो बच्चों हम 0 को तो शो नहीं कर सकते क्योंकि एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, आइए रियल नंबर की बात करते हैं बच्चों हमें 1 और इधर बच्चों आया 2, इधर बच्चों -1, इधर -2। अब बच्चों हमें कुछ कॉट की वैल्यू पता है, उसके यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करना बच्चों। कॉट π/4 की वैल्यू बच्चों होती है 1। कॉट π/4 की वैल्यू बच्चों वैल्यू क्या होती है?
π/4 वैल्यू होती है सर 1। कोई दिक्कत बच्चों? cot 90 बच्चों cot 90 की वैल्यू क्या होती है? cot 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। cot 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। और cot π/4 माइनस में π/4 की वैल्यू होती है बच्चों -3 -1। कितनी? cot -1 की वैल्यू होती है -π/4। बट बच्चों -π/4 cot कभी cot इनवर्स x कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको -π में से डिडक्ट करते हैं, दैट इज द 3π/4। ध्यान देंगे बच्चों, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपके लिए cot 0 सॉरी बच्चों cot π/4 बच्चों 1, cot 90 बच्चों 0, cot 3π/4 बच्चों -1। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि cot 3π/4 वैल्यू -1 -π/4 क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों हमें एक बात समझ में आ रही है। और जैसे जैसे बच्चों मैं क्या करता जा रहा हूँ, करीब होते जा रहा हूँ, किसके करीब होते जा रहा हूँ? पाई के क्लोजेस होते जा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू बच्चों किसकी तरफ जा रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और जैसे जैसे बच्चों मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, नीचे आता जा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है बच्चों? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सॉरी बच्चों, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कुछ नेगेटिव इन्फिनिटी से आता हुआ कुछ इस तरीके से बच्चों चलता जाएगा। आया बच्चों समझ में आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा, बहुत ही आराम से आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, ये कभी बच्चों इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। दोबारा बताता हूँ बच्चों, cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, cot 90 की वैल्यू 0 होती है, cot 3π/4 की वैल्यू बच्चों -1 होती है, cot जैसे जैसे पाई के क्लोज ही जाता है बच्चों उसकी वैल्यू -इन्फिनिटी होती है। क्या होती है बच्चों? -इन्फिनिटी। cot पाई -इन्फिनिटी, cot पाई -इन्फिनिटी। और cot जैसे जैसे हाँ क्या होता है बच्चों? 0 के क्लोज ही जाता है, तो किधर की तरफ जाता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। cot जैसे जैसे 0 के क्लोज जाता है तो किस तरफ जाता है बच्चों? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। समझ में आया बच्चों? ये हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, आगे समझते हैं बच्चों, बस हमारे 2 और ग्राफ बचे हैं। अगला है बच्चों हमारा sec इनवर्स x। x डैश x y y डैश। ठीक है बच्चों, x एक्सिस पे हमारी डोमेन, y एक्सिस पे रेंज। बच्चों डोमेन की बात करें तो r -1 to -1 है, रेंज की बात करें तो 0 to π एक्सक्लूडेड π/2 यानी बच्चों इसको क्या कर दिया गया? बाहर करा गया। तो सर पहले 0 से π को डिनोट कर दो, लो जी कर दिया। सर π/2 का एक्सक्लूड कर दो, लो जी सर कर दिया। सर π/2 तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर दो, कर दिया। ठीक है बच्चों, रियल नंबर को शो कर दो 1 2 -1 -2। बहुत ही आसान बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। बच्चों हम बात करें sec इनवर्स x की। बच्चों sec इनवर्स x, sec 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। sec 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। और sec पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है? -1। क्या होती है बच्चों? 0। मैं लिख दूँ sec 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। sec पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। बच्चों अब जैसे जैसे मैं π/2 के करीब होता जा रहा हूँ, क्लोज आता जा रहा हूँ, उसको रीच करता जा रहा हूँ, तो मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू मिलेगी। sec π/2 क्या होती है बच्चों? sec π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी। कैसे इन्फिनिटी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो sec π/2 के जैसे जैसे क्लोज आता जाऊँगा मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू मिलेगी। और जैसे ही मैं π/2 से ऊपर होऊंगा, π/2 से थोड़ी से भी ऊपर वैल्यू रखूँगा, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मिलने लगेगा। किसकी तरफ मिलने लगेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो बच्चों देखने से पता चल रहा है कि इसका ग्राफ कुछ बच्चों इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि कभी इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान। दोबारा बताता हूँ, sec
जीरो की वैल्यू 1। जैसे जैसे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे π/2 की तरफ तो हमें वैल्यू देगी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और पाई की वैल्यू -1। जैसे ही 90 से हम थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, ऊपर जाएंगे तो हमें वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मिलने लगेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग अपने लास्ट और आखिरी ग्राफ की तरफ, जो कि है cosec इनवर्स x। ये बच्चों हमारा x डैश, ये हमारा x, ये बच्चों हमारा y, और यहाँ पर है बच्चों हमारा y डैश। ठीक है बच्चों, x एक्सिस पे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको डोमेन लेना है, y एक्सिस पे रेंज लेना है। बच्चों हम लोगों ने देखा कि cosec इनवर्स x -π/2 से π/2, लेकिन जीरो का एक्सक्लूडेड है। अब बच्चों जीरो हम तो शो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक्सिस लाइन होती है, एक्सिस लाइन को शो करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, और हमारी जो है -π/2 से लेकर π/2 ये हमारी रेंज है। तो सर ये π/2 और सर ये हमारी -π/2। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको। अब बच्चों हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसके ऊपर, हम अपनी वैल्यू पोजीशन कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। ठीक है बच्चों cosec 90 की वैल्यू बच्चों होती है 1, cosec -90 की वैल्यू होती है बच्चों -1। बच्चों अब जैसे ही मैं जीरो से जीरो तो रख नहीं सकता क्योंकि जीरो बच्चों क्या है, एक्सक्लूडेड है, जीरो रखते ही फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन मैं जीरो से ज़्यादा तो रख सकता हूँ। जैसे ही मैं जीरो से थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ, 0.2, 0.5, तो मेरी वैल्यू कहाँ पर जाती है बच्चों, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। दोबारा बोलता हूँ, मैं जीरो नहीं रख सकता क्योंकि फंक्शन उस पर नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए उसे एक्सक्लूड कर रखा है। लेकिन जैसे ही जीरो से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, हम थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो बच्चों हमारा ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ रीच करेगा। और जैसे ही मैं जीरो से हल्की छोटी वैल्यू रखूंगा, जीरो से थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू रखूंगा, तो मेरा ग्राफ बच्चों नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। तो सर समझ में आया कि जीरो से ज़्यादा वैल्यू रखने पर आपका ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जीरो से छोटी वैल्यू रखने पर बच्चों हमारा ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है बच्चों, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चों कभी x एक्सिस को मतलब हमारे इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा। ये हमारा बन गया ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। बस बच्चों आज के इस वीडियो में हमें बस इतना ही समझना था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या डोमेन और क्या रेंज होती है और कैसे उनके ग्राफ बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सीआराम इंस्टीट्यूट पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा धन्यवाद। और जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द डिसलाइक बटन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका आज के वीडियो के लिए। मिलेंगे हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।